हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के पिछले 11 सालों के प्रश्नों को, जिसमें कि शुरू करेंगे 2013 के प्रश्न से और 2024 तक आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 2013 में पूछे गए प्रश्न से। और 2013 में पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं। तो राग भीम पलासी में दोनों निषाद में लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। तो राग केदार जो है इसका वादी स्वर म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का समवादी स्वर क्या होता है, यानी कि समवादी स्वर। तो राग बिहाग का समवादी स्वर नी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। तो राग भीम पलासी का जो गायन समय है वो दिन का तीसरा पहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कम से कम पिछले 11 साल में 6 से 7 बार पूछा गया, तो इसको तो अच्छे से याद ही रखना है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है, तो दिन का तीसरा पहर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये किराना घराना से आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपाली डैश प्रकार का राग है, यानी कि राग भूपाली जो है किस प्रकार का राग है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राग भूपाली जो है एक कल्याण प्रकार का राग है और ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे। तो अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक पंडित भातखंडे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कहरवा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं और झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं और एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस 3 में से तो फिक्स है कि कोई एक क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे आपसे झप ताल के बारे में पूछ ले कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, या एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, या रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। इस 3 में से फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। तो धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग किस तरह से इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी लोग पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं, उनको बता दें कि आपको इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वही सब प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं वो भी आपको पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपये आप पे करके इसको ले सकते हैं। केवल और केवल 30 रुपये आपको पे करना है। पे आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इस नंबर पर 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन जितना ऐड किया गया है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव को, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाला है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, तो जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके बन सकते थे, सभी प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड के बच्चे होंगे तभी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चे होंगे आप लोग तो आपको ये 3 पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे तो उसमें एक और पीडीएफ मिलेगा जो कि रहेगा 1 लाइनर वाला प्रश्न, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है 1 लाइनर वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। तो किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे आप लोग तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, समझ गए ना। और इसमें जितना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं।
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायन में किस प्रकार के ताड़वाद का प्रयोग होता है? तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में आपको याद रखना है 7 स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2013 तक पूछे गए सभी प्रश्न। 2013, 14, 15, 16 इस सभी सालों में ना कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, ज्यादातर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछा जाता था। अब तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता ही है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न को करते हुए चलेंगे। तो 13 तक का आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 14 के प्रश्न पर। तो 14 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी जो है ये काफी ठाट का राग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में वर्ण होते हैं 4। चारों का नाम अच्छे से याद रखिएगा, आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, संचारी, आरोही, अवरोही सब कुछ को डिटेल में बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के जो चढ़ते क्रम होते हैं उसे हम लोग आरोह कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? तो अवरोह कहेंगे। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंग देव जो है संगीत रत्नाकर के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है किस ठाट का राग है? तो खमाज ठाट का राग है राग देश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ऊपर 13 में भी पूछा गया था और 14 में भी पूछा जा रहा है। अभी आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो कि एक एक प्रश्न आपको कम से कम पिछले 11 साल में 7 से 8 बार पूछा गया है। एक एक प्रश्न को बार बार पूछा गया, लगातार पूछा गया। जैसे कि आपको बता दिए, स्वरों के उतरते क्रम को जो होता है ये क्वेश्चन हो गया, राग भीम पलासी के गाने का समय हो गया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको 8 से 10 बार आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इस साल कौन कौन सा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए तभी पूछा गया, यानी कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपसे बन जाएगा। समझ गए ना? बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। हम नहीं बताएंगे, आपको खुद याद करते हुए और देखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन तो 13 में भी पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया था और फिर से पूछा जा रहा है। तो आपको बस देखते हुए खुद से चलना कि कौन क्वेश्चन कितने बार पूछा जा रहा है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों में निषाद लगते हैं? किस राग में ना दोनों निषाद में लगते हैं? तो राग भीम पलासी में दोनों निषाद में लगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो याद रखना है एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। कितनी श्रुतियां होती हैं एक सप्तक में? तो 22 श्रुतियां होती हैं एक सप्तक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं किस ताल में होती हैं? तो याद रखना है दादरा ताल में जो है 6 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इस क्वेश्चन को भी आप देखते हुए चलिएगा, बस आपको देखते रहना है कि कितनी बार ये पूछा गया, यहां से शुरुआत है। तो झप ताल में जो है 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2014 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब शुरू करते हैं 2015 के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो 2015 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में वर्ण जो है इसकी संख्या 4 होती है, संगीत में 4 वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग भैरव जो है ये भैरव ठाट से उत्पन्न होता हुआ है, सिंपल सा है, भैरव का याद रखना है। भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो भैरव जो है भैरव ठाट से ही उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? 13 में भी पूछा गया था और 15 में भी पूछा जा रहा है। तो दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का समय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रुति कितनी होती है? तो श्रुतियों की जो संख्या है ये 22 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौ का पूरा नाम क्या होता है? कई बार आप लोग देखते हैं कि इसका वादी उसका संवादी गौ होता है, लेकिन इस गौ का पूरा नाम क्या होता है? तो गौ यानी कि गंधार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? तो फैयाज खां जो है इनका जन्म हुआ था 1886 में, 1886
1886 में फयाज खां का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली चिन्ह का क्या मतलब होता है? खाली चिन्ह मतलब किस तरह से चिन्हित किया जाता है विष्णु दिगंबर पद्धति में? तो जो प्लस का साइन होता है इससे चिन्हित किया जाता है विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली चिन्ह को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो चौताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में। किस ताल का प्रयोग होता है? तो चौताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? किस कलाकार को ना संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? तो तानसेन को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तानसेन के बारे में आपको याद ही रखना है 2-3 क्वेश्चन, जो कि आपको पता ही होगा, कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि तानसेन का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था रामतनु पांडे। उसके बाद तन्ना मिश्र भी नाम था। उसके बाद तानसेन ने किन रागों की रचना की है? तो मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, राग दीपक, इन सभी रागों की रचना तानसेन के द्वारा ही किया गया था। तानसेन जो कि महान संगीतज्ञ था और अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक था। इतना सब कुछ आप लोग याद रखिएगा तानसेन के बारे में, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार गायकी में डैश ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है धमार गायकी में ना धमार ताल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि धमार से याद रखना है धमार ही। धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में डैश ठाट होते हैं। ये क्वेश्चन को भी बस आपको देखते हुए चलना है कि कितनी बार ये पूछा गया 11 सालों में, पिछले 11 सालों में। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2015 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहां से शुरू करते हैं 2016 के प्रश्न को। और 2016 में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या थे? तो एक गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो ठाठ जो है ये 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद में चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ये जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव को कब गाया जाता है? तो राग भैरव के गाने का समय है प्रातः काल का। प्रातः काल के समय में, सुबह के समय में 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में राग भैरव को गाया बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुपद गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? यहाँ पर वादी स्वर पूछा जा रहा है, तो धैवत होता है, ध होता है, राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात के जो लेखक हैं वो पंडित अहोबल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के ऊपर चढ़ने के जो क्रम है इस क्रम को क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं, आरोह कहते हैं स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को, और अवरोह कहते हैं स्वरों के नीचे उतरने के क्रम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे एक ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2016 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहां से शुरू हो गया हमारा 2017 में पूछे गए प्रश्न। तो 2017 में पहला प्रश्न पूछा गया था, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो याद रखना है ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली है। तो 3 का ताल का जो खाली है ये किस मात्रा पर होता है? तो 9वीं मात्रा पर होता है 3 ताल का खाली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के ऊपर चढ़ने के जो क्रम है उसको हम कहते हैं आरोह। ये क्वेश्चन मैं नहीं आपको बार बार करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको बार बार देखने को मिल रहा है। समझ गए ना, पिछले 2-3 सालों में तो देख ही चुके हैं, अब ये तीसरा चौथा बार आपसे पूछा जा रहा है कि स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, और स्वरों के नीचे उतरने के क्रम को अवरोह कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो चार ताल में आपको याद रखना है 2 खाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 4 ताल में 4 खाली, लेकिन नहीं, 4 ताल में 2 ही खाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी के गायन का समय क्या है? तो दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो धैवत होता है, यानी कि ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, ऑप्शन दिया ही नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई वादन करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर इसका दिया नहीं है, बस ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल कहरवा का प्रयोग होता है। तो ताल कहरवा का जो प्रयोग है वो किसमें होता है? तो सुगम संगीत में ताल कहरवा का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो सुगम संगीत में ताल कहरवा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो औंडव जाति में आपको याद रखना है 5 स्वर व्यवहार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2017 तक का क्वेश्चन। पहले क्या था, बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, इसीलिए आपको कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी 18 से थोड़ा ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ी थी, और 21 आते आते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाने लगा था। समझ गए? 18 में जो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था वो ये था कि ठाठ कितने प्रकार का होता है? तो पिछले कई सारे वीडियो में आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ठाठ जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है? तो सारंग राग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रे रे प स्वर समूह का प्रयोग राग सारंग में। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उसको कितनी बार पूछा जा रहा है, इसलिए उसको अच्छे से याद ही रखना है। यानी अब तो समझ में आ गया कि आरोह और अवरोह वाला को रट के ही जाना है, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, अवरोह पूछ ले या आरोह पूछ ले या फिर दोनों पूछ ले, कोई एक तो पूछा ही जाएगा। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीम पलासी का गायन समय। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार देखने को मिल चुका है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का समय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित पन्नालाल घोष जो थे ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित अहोबल जो थे ये संगीत पारिजात के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो 6 मात्राएं जो है ये दादरा ताल में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक ताल में होती है 12 मात्राएं, और रूपक ताल में होती है 7 मात्राएं, और झप ताल में होती है 10 मात्राएं। सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल जो होता है इसमें 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? किस राग में दोनों मध्यम में लगते हैं? तो राग केदार में दोनों मध्यम में लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2018 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहां से शुरू होगा हमारा 2019 से पूछे गए प्रश्न। और 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था,
पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठाट कितने प्रकार के होते हैं? कई बार बता चुके हैं आपको, ठाट जो है ये 10 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में कौन सा ताल बजता था? अब एक चीज देखिए, ये एक ही साल में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, यानी कि अगर अलग अलग साल में बार बार पूछा जा रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन एक ही साल में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है कि ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ये संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो पंडित अहोबल जो है संगीत पारिजात के लेखक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो 6 मात्राएं होती हैं दादरा ताल में। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही पूछा गया था और इस साल भी फिर से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में प्रयोग किया जाता है 3 ताल का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 ताल का प्रयोग ख्याल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? किस राग में दोनों मध्यम में लगते हैं? तो राग केदार में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा 2019 तक का क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होगा 2020 तक में पूछे गए प्रश्न। तो 2020 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? तो ख्याल गायन में जो है तबला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो कोमल धैवत होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कोमल धैवत होता है राग भैरव का वादी स्वर। अगला क्वेश्चन है संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? ये तो आपको कई बार बता चुके हैं, संगीत में टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गाने का समय क्या है? तो राग भीम पलासी का गायन करने का जो समय है वह दिन का 3रा पहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी जो है ये संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? तो अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक पंडित भातखंडे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग किस ठाट का राग बिहाग जो है इसका ठाट क्या है? तो राग बिहाग जो है इसका ठाट होता है बिलावल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरवी जो है इसका वादी स्वर म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी का समवादी स्वर क्या होता है? तो सा होता है राग भैरवी का समवादी स्वर। याद रखना है राग भैरवी जो है इसका समवादी स्वर होता है म, और समवादी स्वर जो है वो होता है सा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयाज खां जो है आगरा घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है एक ग्वालियर घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल जो है इसमें विभागों की संख्या जो है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में जो है 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भांगड़ा नृत्य जो है, भांगड़ा डांस जो है किस राज्य का डांस है? तो ये तो बच्चे को पता होगा कि भांगड़ा डांस किया जाता है कहाँ पे? तो पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो पंडित भातखंडे ने, यहाँ पर ड है, यहाँ पर डे होगा, भातखंडे ने स्वर लिपि पद्धति को प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कहरवा ताल जो है इसमें टोटल 8 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो 12 मात्राएं जो है एक ताल में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में कितने अंग होते हैं? तो ख्याल गायन के 2 ही अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में ग और नी जो है ये कोमल लगते हैं और बाकी बचे हुए स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं? तो कॉफी राग में ग और नी जो है ये कोमल होते हैं और बाकी बचे हुए जो स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? तो स्वरों के जो उतरते क्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं अवरोह और चढ़ते क्रम को आरोह। अगला क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है? तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग जौनपुरी की जाति क्या होती है? तो सांडव संपूर्ण राग जौनपुरी की जाति होती है सांडव संपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो 3 ताल जो है इसमें खाली की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 होती है 3 ताल में खाली की संख्या। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात जो है इसके लेखक है पंडित अहोबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का समवादी स्वर जो है वो 100 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। राग भीम पलासी का समवादी स्वर जो है वो 100 होता है। अगला क्वेश्चन है, औंढव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औंढव जाति जो है इसमें 5 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, औंढव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो 5 स्वर लगते हैं औंढव जाति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो होता है ये खमास ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग देश, तो खमास ठाट के अंतर्गत आता है राग देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो तानसेन जो थे ये सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और सप्तक में जो स्वरों की संख्या लगती है वो 7 लगती है, इसलिए याद रखिएगा। सप्तक होते हैं कितने कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं, समझ गए। और सप्तक में जो स्वर लगते हैं वो 7 लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में जो विभागों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है? तो ग होता है राग जौनपुरी का संवादी स्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो अशावड़ी राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राग अशावड़ी। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये किराना घराना से आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल जो है इसमें 7 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव को कब गाया बजाया जाता है? तो प्रातः काल में सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में राग भैरव जो है इसके गाने बजाने का समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद में चौ ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा 2020 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहां से शुरू करते हैं 2021 में जो पूछे गए प्रश्न थे उससे। तो 2021 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो ठाठ जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। और अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादन करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ये जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद जो है इसमें चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो चौताल। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो पंडित अहोबल जो है इस संगीत पारिजात के लेखक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो 6 मात्राएं जो है ये दादरा ताल में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल जो है इसमें 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो राग विभाग में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो तबला का। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? यहाँ पर वादी पूछा जा रहा है, तो कोमल धैवत होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो संगीत में आपको बता चुके हैं 7 शुद्ध स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? तो राग भीम पलासी के गाने का समय दिन का तीसरा पहर, दिन के तीसरे पहर में राग भीम पलासी को गाया बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरवी किस जाति का राग है? राग भैरवी जो है किस जाति का राग है? तो संपूर्ण जाति का राग है राग भैरवी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? तो अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक कौन थे? तो पंडित भातखंडे जो है ये अभिनव राग मंजरी के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है ये कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग विभाग का ठाट क्या है? राग विभाग जो है इसका ठाट क्या होता है? तो राग विभाग का ठाट बिलावल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? तो राग केदार का वादी स्वर होता है मौ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है? तो म होता है राग भैरवी का वादी स्वर भी, राग केदार का वादी स्वर भी होता है मोही, और राग भैरवी का भी वादी स्वर मोही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराना से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो 22 श्रुतियां होती हैं भारतीय संगीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल जो है इसमें विभागों की जो संख्या है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा डांस जो है किस राज्य का डांस है? तो पंजाब राज्य का डांस है भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो पंडित भातखंडे के द्वारा स्वर लिपि पद्धति को प्रचलित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 8 मात्राएं होती हैं कहरवा ताल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल गायन में कितने अंग हैं? ख्याल गायन के कितने अंग हैं? तो ख्याल गायन में 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं? तो कॉफी राग में ग और नी जो है कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है? तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक हैं भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग जौनपुरी की जाति क्या होती है? तो शांडव संपूर्ण राग जौनपुरी की जाति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो 3 ताल में जो खाली की संख्या वो 2 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात जो है इसके लेखक हैं पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का समवादी स्वर स होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा ऐसे ही राग भीम पलासी का समवादी स्वर स होता है और इसके गाने और बजाने का जो समय है वो दिन का तीसरा पहर है। अगला क्वेश्चन है औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औंडव जाति जो है इसमें 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है ये खमास ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन जो थे किस राजा के दरबारी गायक थे? तो सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और सप्तक में जो स्वरों की संख्या है वो 7 लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल जो है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग जौनपुरी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग जौनपुरी जो है इसका समवादी स्वर ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो आसावरी राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में। किस राग में 10 मात्राएं होंगी? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किराना घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 7 मात्राएं होती हैं रूपक ताल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय में सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच तक राग भैरव के गाने बजाने का समय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद जो है इसमें 4 ताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठाट कितने प्रकार के होते हैं? ठाट जो है ये कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना है ठाट 10 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग होते हैं? मतलब एक ही साल में ऐसा भी हुआ है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया, बताइए। तो क्वेश्चन है कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं झप ताल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सारंग राग में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? आपको तो पता चल ही होगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस साल भी फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग कहते हैं अवरोह और चढ़ते क्रम को आरोह।
अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात के जो लेखक हैं वो पंडित अहोबल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं दादरा ताल में। किस ताल में 6 मात्राएं होंगी? तो दादरा ताल में। अगला क्वेश्चन है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल गायन में जो है 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो राग बिहाग में दोनों मध्यम में लगते हैं और राग केदार में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाली को सूचित किया जाता है ताल लिपि में चिन्ह ओ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो राग देश जो है ये खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। खमाज ठाट से उत्पन्न होता है राग देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रुति कितनी होती है? तो श्रुतियों की जो संख्या है ये 22 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 4 ताल जो है इसमें 2 खाली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2021 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। 2021 तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपको करवा चुके हैं। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन पे। तो 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कई बार आपको बता चुके हैं, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। झप ताल में 10 मात्राएं होंगी। रूपक ताल में 7 मात्राएं होंगी। अगला क्वेश्चन है ख्याल गायन में कितने अंग होते हैं? तो ख्याल गायन में 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राग में गो और नी जो है कोमल और बाकी स्वर जो है शुद्ध लगते हैं? तो कॉफी राग में गो और नी जो है कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? बता ही चुके हैं। स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है? तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर जो है वो ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग जौनपुरी की जाति क्या होती है? तो राग जौनपुरी जो है इसकी जाति होती है सांडव संपूर्ण। सांडव संपूर्ण जाति का होता है राग जौनपुरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो 3 ताल में खाली 2 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के जो लेखक हैं वो पंडित अहोबल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर 100 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर मतलब आप सोच सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन का जो ऑप्शन भी होता है, ये ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन अगर सेम पूछा जाए जैसे पिछले साल पूछा गया, इस साल भी अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए तो चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन भी सेम नहीं हो रहा है। सोच सकते हैं तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया और सेम इसी तरह से ऑप्शन में भी इसी तरह से रहता है। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औंडव जाति में 5 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है ये काफी ठाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल दोनों मिलाकर के स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो तानसेन जो थे सम्राट अकबर के दरबार में दरबारी गायक थे, सबको पता है, और नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं? बता ही चुके हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं और सप्तक में 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा झप ताल में कितने विभाग हैं?
झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग जौनपुरी का जो संवादी स्वर है वो ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो ऐसा होता है असावरी राग में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये आगरा घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? कब गाया जाता है राग भैरव को? तो प्रातः काल के समय में राग भैरव का गाने का समय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाट कितने प्रकार के होते हैं? कई बार आपको बता चुके हैं, ठाट जो है ये 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? लगता है एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है बोर्ड वाला, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी कम से कम चेंज कर देता है, लेकिन पैटर्न भी वही रहता है, ऑप्शन भी सेम ही रहता है, समझ गए? तो आपके लिए तो और अच्छा ही है कि एक ही अगर पिछला साल के क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक और चीज आपको बता देंगे, अभी जैसे हम आप ये करवाए 2013 से लेकर के आपको 24 तक का क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें जितना क्वेश्चन है इसका आप आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि अब तो सही सही आपको करवाएं, और अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा और आंसर मिलाना शुरू कीजिएगा। ये आपको मान के चलना है कि उसमें आपको 50 में से 5 क्वेश्चन का आंसर गलत ही देखने को मिलेगा, और जिसको विश्वास नहीं हो आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। ये इसलिए नहीं आपको करें ताकि आप मेरा ही पीडीएफ खरीद ले, मुझसे ही पढ़ ले, नहीं, आपको जहां से अच्छा लगता है, जिस वीडियो से आपको पढ़ना है, जिस बुक से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि आप अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं और गेस पेपर से पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन करिएगा ना, उसमें 5 क्वेश्चन का आंसर गलत ही रहता है। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जितना पढ़ते हैं, कई बच्चे क्या होता है पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते भी है तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसमें भी गलत पढ़ लेते हैं। इसलिए आपको बताना है कि आपको जो भी पढ़ना है ना सही सही पढ़ना है, आपको जो भी ये पढ़ रहे हैं देख के पढ़ना है कि ये पढ़ जो रहे हैं क्या ये सही है, सही नहीं है तो गलत है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ये आपको देख के पढ़ना है, समझ गए ना? इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आप म्यूजिक के में ही, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कोई गेस्ट पेपर से और क्वेश्चन बैंक से तो पढ़ना ही नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर उसका रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसका आधा पेज का आंसर रहता है, 10 लाइन का आंसर रहता है, जबकि इतना आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है। आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर जो है ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड में देना है, और कम से कम 25 से 30 वर्ड में दे सकते हैं। और 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड में देना है, और कम से कम 100 वर्ड में देना है। इससे ज्यादा में आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? आप लोग सोचते हैं कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, उल्टा जो टीचर होता है वो क्या सोचता है आपको पता है, कि जो कुछ से कुछ लिख दिया ना, यानी कि इसको कुछ पता नहीं होगा, आप सही भी लिखे होंगे तो टीचर को लगा ये कुछ से कुछ लिख दिया, क्योंकि इतना बड़ा इसका आंसर थोड़ी होगा, वो आपको क्या करेगा, कट कर देगा, और कोई अच्छा टीचर होगा भी तो क्या करेगा, एवरेज नंबर दे देगा। एवरेज मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर दे देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर दे के छोड़ देगा। इसलिए आपको याद रखना है 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड, और 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड, इससे ज्यादा में आपको नहीं लिखना है, समझ गए ना? और जो भी आप पढ़ते हैं उसको याद रखना है, सही सही पढ़ना है। आप अगर बुक से, सिर्फ आपको बुक से अगर पढ़ना चाहें तो आप सिर्फ बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, पीएस पेपर से आप मिला के देख लीजिएगा, अभी या फिर क्वेश्चन बैंक से, अभी जो आपको करवा रहे हैं, या किसी के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही बहुत सारे बच्चों का, उसमें संगीत का भी क्वेश्चन होगा पिछले साल का, तो अब एक बार आप उसको देख लीजिएगा। 2013 से स्टार्ट कीजिएगा, और अभी अब क्या कीजिएगा, जो बच्चे बैठे हुए हैं तो आप लोग बुक सामने खोल लीजिए जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, और मिलाते चलिए, देखिएगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको गलत देखने को मिलेगा। तो मेन यही रीजन है कि आपको कहते हैं गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे पहले से पीडीएफ ले चुके हैं, आपको विश्वास रख के उसी पीडीएफ से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन ना आपको उसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन, खास रूप से म्यूजिक में जब आप एग्जाम दे के आएंगे फिर आपको पता चल ही जाएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से एग्जाम में पूछेगा नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको जो पीडीएफ ऊपर बताएं, जो पीडीएफ आप लोग ले चुके हैं कई सारे बच्चे, उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जितना क्वेश्चन दिए इसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, समझ गए? टेंशन फ्री होके, कई बच्चों का म्यूजिक में टेंशन रहता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, इसलिए आपको टेंशन फ्री होकर के जो दिए हैं बस उसी को पढ़ते रहना है। और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए पीडीएफ, वो लोग चाहे तो आप लोग पे करके ले सकते हैं, समझ गए? लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर आंसर गलत ही रहता है, समझ गए ना? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में रे रे स्वर समूह का प्रयोग होता है? तो रे रे स्वर समूह का जो प्रयोग है ये सारंग राग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग कहते हैं अवरोह और चढ़ते क्रम को आरोह। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है? तो दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात जो है इसके लेखक है पंडित अहोबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जप ताल में मात्राओं की संख्या तो 10 होती है, जप ताल में मात्राओं की संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा। किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो 6 मात्राएं जो है ये होती है दादरा ताल में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो चौताल का प्रयोग किया जाता है ख्याल गायन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में ठाट कितने होते हैं? ये क्वेश्चन लगता है हर साल फिक्स ही हो गया कि पूछा ही जा रहा है। तो 10 ठाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो दोनों मध्यम में लगते हैं राग बिहाग में और राग केदार में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कि राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो खमास ठाट से उत्पन्न होता है राग देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रुति कितनी है? तो श्रुति जो है कितनी होती है? तो श्रुतियों की संख्या 22 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 4 ताल जो है इसमें 2 खाली का प्रयोग होता है। कई कई जगहों पर आपको, चाहे क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 4 ताल में 4 खाली का प्रयोग होता है, जबकि 4 ताल में 2 ही खाली का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और कई बच्चे क्या करने लगते हैं, कमेंट भी करने लगते हैं कि सर आप इसका आंसर गलत बता रहे हैं, किताब में तो गलत दिया हुआ है। तो बाबू आप पहले जाकर के किताब से मिला कर गए, किताब में आपको मिलेगा अगर सही एनसीईआरटी के बुक में, फिर वो गलत होगा। क्वेश्चन बैंक में तो ऐसे ही गलत दिया जाता है, उसके बाद आपको गेस्ट पेपर है उसमें ऐसे ही गलत दिया रहता है, और आपको किताब में जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है सही, और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अगर गलत मिलता है फिर वो गलत होगा। आप क्वेश्चन बैंक में गलत पढ़ के आ जाते हैं, कई बच्चे कमेंट करके बताने लगते हैं कि आप जो बताएं तो वो तो गलत है। तो गलत नहीं होता, आपके क्वेश्चन बैंक में ही गलत दिया रहता है, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो बता ही चुके हैं, ठाठ 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो है इस सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है ये जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है ध्रुपद में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? ये क्वेश्चन भी लगता है बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट ही है। तो 10 मात्राएं होती हैं झप ताल में। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती है? तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन जो है इसमें किस ताल का? तो 3 ताल का प्रयोग किया जाता है ख्याल गायन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में ठाटों की संख्या 10 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो राग बिहाग में, राग केदार में, इन सब में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो कोमल धैवत यानी कि ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो संगीत में शुद्ध स्वर जो है वो 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 होते हैं संगीत में शुद्ध स्वर। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है? तो राग भीम पलासी का गाने का समय दिन का तीसरा पहर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी जो है एक संपूर्ण जाति का राग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक है पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे जो है ये अभिनव राग मंजरी के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है कितने प्रकार की होती है? तो लय जो है ये 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग बिहाग का ठाट क्या है? तो राग बिहाग का जो ठाट है वो होता है बिलावल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? तो राग केदार जो है इसका वादी स्वर होता है म, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरवी का भी वादी स्वर क्या होता है? तो म ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं आगरा घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं? ये सब क्वेश्चन लगता है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करते हैं उन टीचर का ये सब क्वेश्चन लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहे हैं, हर एक साल पूछ रहे हैं, आपके लिए तो फायदा ही है। तो भारतीय संगीत में श्रुतियां कितनी होती हैं? तो 22 श्रुतियां होती है भारतीय संगीत में। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो ग्वालियर घराने से आते हैं पंडित कृष्ण राव शंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो रूपक ताल होता है इसमें 3 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य यानी कि भांगड़ा डांस किस राज्य का डांस है? तो पंजाब राज्य का डांस है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो पंडित भातखंडे के द्वारा स्वर लिपि पद्धति को प्रचलित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2022 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2023 तक के 2023 में पूछे गए प्रश्नों को। तो 2023 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था राग देश का गायन समय क्या है? राग देश का गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर। रात्रि के दूसरे पहर में राग देश को गाया बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1860 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है? तो 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कितनी मूर्छनाएं होती है? तो 7 होती है। प म ग म ग सा ये किस राग की पहचान है? प म ग म ग सा ये जो है किस राग की पहचान है? तो राग बिहाग की पहचान है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक का क्या नाम है? संगीत पारिजात के लेखक है पंडित अहोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभ किस ठाट की पहचान है? तो त्रिभ जो है किस ठाट की पहचान होती है? तो कल्याण ठाट की पहचान है त्रिभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो पंडित सारंग देव जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर लिपि पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वर लिपि पद्धति का जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को कहा जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है इस संगीत का जनक इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद फैयाज खां का घराना कौन सा है? तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये किराना घराना से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमार कितनी मात्रा का ताल होता है? तो धमार जो है कितनी मात्रा का ताल होता है? तो धमार होता है 14 मात्राओं का ताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलंबित तीन ताल किस ताल को कहते हैं? अच्छा, तो विलंबित 3 ताल जो है ये तिलवाड़ा ताल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्ना लाल घोष जो है क्या बजाते थे? किस चीज का वादन करते थे? तो पन्ना लाल घोष जो है ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायन शैली में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद गायन शैली जो है उसमें चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में होता है, तो संगीत में सबको पता है गायन होता है, वादन होता है और नृत्य होता है। इन्हीं के तीनों के समावेश से मिलकर बनता है संगीत। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपसे ना लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि संगीत क्या होता है, परिभाषा दीजिए। तो याद रखिएगा बस इस तरह से कि संगीत में गायन, वादन और नृत्य होता है, इन्हीं तीनों के समावेश से मिलकर संगीत तैयार होता है। और संगीत
संगीत जो है ये भावनाओं का व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। जैसे कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा हमारा जो फेवरेट गाना होता है उसको सुनते हैं, जब कोई ब्रेकअप किसी का हो जाता है तो सैड सॉन्ग सुनता है, या जब कोई सैड होता है तो सैड गाना सुनता है, जब कोई भक्ति में हो जाता है तो भक्ति सॉन्ग सुनता है, जब कोई पार्टी में जाता है तो पार्टी सॉन्ग सुनता है। यानी कि हमारी जो भावना है, इस भावना को व्यक्त करने का सबसे जो अच्छा माध्यम होता है वो संगीत ही होता है। तो लघु उत्तरीय में बस आपको यही लिख देना, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में इस संगीत की परिभाषा दीजिए या फिर संगीत क्या होता है, तो यही आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1931 को हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग आसावरी किस ठाट में आता है? राग आसावरी जो है ये आसावरी ठाट से ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी को कब गाया जाता है? तो राग बागेश्वरी के गाने का जो समय है वो रात्रि का है, यानी कि रात के समय में राग बागेश्वरी को गाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? तो राग केदार के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है? तो यमन राग के गाने का उचित समय रात्रि का प्रथम पहर। रात्रि के पहले पहर में जो राग यमन है इसको गाया बजाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमन राग में त्रिभ का क्या प्रयोग होता है? तो यमन राग में त्रिभ का मौ में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न होता है? अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैया बिलावल का उचित समय क्या है? तो अलैया बिलावल का गाने और बजाने का जो उचित समय है वो दिन का प्रथम पहर है, दिन का पहला पहर है। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का उचित समय क्या होता है? तो राग बिहाग का जो उचित समय होता है वो रात्रि का दूसरा पहर होता है। रात्रि के दूसरे पहर में राग बिहाग को गाया बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है हमीर राग। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आसावरी राग का उचित समय क्या होता है? तो राग आसावरी के गाने और बजाने का जो उचित समय है वो क्या होता है? तो वो होता है दिन का दूसरा पहर। दिन का दूसरा पहर राग आसावरी के गाने और बजाने का उचित समय होता है। अगला क्वेश्चन है, आसावरी राग के वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? तो राग आसावरी का वादी स्वर होता है ध और संवादी स्वर जो है वो होता है ग। याद रखिएगा, राग आसावरी का वादी स्वर तो ध और संवादी स्वर तो ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामोद राग के वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? तो कामोद राग के वादी संवादी स्वर जो है वो ध और प होते हैं। ध होता है राग कामोद का वादी स्वर और प होता है प जो है वो होता है राग कामोद का संवादी स्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। बागेश्वरी का उचित समय क्या है? राग बागेश्वरी के गाने और बजाने का उचित समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा पहर राग बागेश्वरी के गाने बजाने का उचित समय है। राग देश की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो राग देश की जो उत्पत्ति है ये खमास ठाट से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश के वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? तो राग देश जो है इसके वादी संवादी स्वर होते हैं। वादी होता है राग देश का रे और इसका संवादी स्वर होता है प। दोनों को याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो काफी ठाट से राग भीम पलासी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीम पलासी राग का उचित समय कौन सा होता है? राग भीम पलासी जो है इसके गाने और बजाने का जो उचित समय होता है वो दिन का तीसरा पहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीम पलासी राग के वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? तो भीम पलासी राग के वादी स्वर होते हैं म और संवादी स्वर होते हैं सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो भैरव राग की जो उत्पत्ति है ये भैरव ठाट से हुई है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। भैरव से आपको याद रखना है, भैरव राग की जो उत्पत्ति है ये भैरव ठाट से ही हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरव राग का वादी स्वर क्या होता है? तो भैरव राग जो है इसका वादी स्वर होता है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरव राग का समवादी स्वर क्या होता है? तो भैरव राग का समवादी स्वर क्या होता है? तो रे होता है भैरव राग का समवादी स्वर। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भैरव राग में किस स्वर का रूप कोमल होता है। भैरव राग में जो ग होता है और इसका जो स्वरूप होता है ये कोमल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नहीं होगा, इसका क्या है अच्छा भैरव का री और ध होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राग का जो स्वरूप होता है वो कोमल होता है भैरव राग में, तो रे और ध का जो स्वर का स्वरूप होता है वो भैरव राग में कोमल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बागेश्वरी का कौन सा स्वर कोमल होता है। तो राग बागेश्वरी का ग और नी स्वर जो है ये कोमल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और चीज आपको पता चल रहा होगा कि पहले क्या होता था, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता था 2020 तक, और 21 से क्या होने लगा है, कुछ क्वेश्चन कम रिपीट होने लगा। 21 में थोड़ा ज्यादा रिपीट, मतलब पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिपीट हुआ था, और इसका 22 में थोड़ा कम, और 23 में आप क्या देख रहे हैं, बहुत ही कम पिछला साल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए आपको सतर्क होकर जाना है। इस बार ऐसा नहीं आपको करना है कि पिछला साल के क्वेश्चन कर लेंगे उसी से तो बन ही जाएगा, उसके अलावा भी आपको और कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। उस सबको अगर अच्छे से कर लेंगे, 400 में से अगर कुछ भी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे एग्जाम में, समझ गए ना। और जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ ले लिए उनको बता देते हैं अच्छे से आपको पीडीएफ को तैयार कर लेना। जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अच्छे तरीके से तैयार करके ही आपको एग्जाम में जाना है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं पे करके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों की संख्या जो है वो 12 होती है, चल और अचल मिला करके, दोनों मिला करके, समझ गए ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने ठाट होते हैं। तो सबको पता है हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। तो सांडव सांडव स्वर समूह में 6 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति में, ऑप्शन डी हो जाएगा। औंडव में कितने स्वर लगते हैं। तो औंडव जाति में स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो एक ताल में जो है 4 ताली का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितनी मात्रा पर खाली का प्रयोग होता है। तो झप ताल जो है इसमें 6ठी मात्रा पर खाली का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलवाड़ा ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो तिलवाड़ा ताल जो है इसमें 3 ताली का ही प्रयोग किया जाता है तिलवाड़ा ताल में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग किया जाता है। तो शूल ताल में 3 ताली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ताल में 4 ही ताली का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ही ताली का प्रयोग किया जाता है 4 ताल में। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग किया जाता है। तो रूपक ताल में भी 4 ही ताली का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रुतियां कितनी होती हैं। तो श्रुतियों की जो संख्या है वो 22 होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है जिसको कि विदेशी वाद्य यंत्र माना जाता है। तो वायलिन जो है इसको विदेशी वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वायलिन। अगला क्वेश्चन है तबला किस भाषा का शब्द है। तो तबला जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तबला किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तबला का आविष्कार किसने किया था। तो तबला का जो आविष्कार है ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। तो अमीर खुसरो के द्वारा तबला का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डग्गा किसको कहते हैं। तो तबला का जो बायां भाग होता है ना, तबला में 2 भाग होते हैं, सबको पता है। यहाँ पर तबला बना ही लेते हैं, बनाने तो अच्छा से नहीं होगा लेकिन बना लेते हैं, ये हो गया मान जाइए तबला। अब तबला का जो 2 भाग होता है, इसका जो बायां भाग होगा उसी को हम लोग कहते हैं डग्गा। क्या कहते हैं। तो डग्गा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायलिन का जो उद्गम होता है ये कहाँ से, किस देश से हुआ है। तो वायलिन का जो उद्गम है इटली से हुआ है। इटली में कहाँ से हुआ है। तो उत्तरी इटली से वायलिन का उद्गम हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। संगीत की चर्चा किस वेद में की गई है। तो सबको पता है 4 वेद है, और 4 वेद में से जो साम वेद है इस वेद में संगीत की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानपुरे में कितने तार होते हैं। तो तानपुरा जो है इसमें 4 तार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में त्रिव मध्यम लगता है। किस राग में ना त्रिव मध्यम में लगता है। तो यमन राग में त्रिव मध्यम में लगता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी भी ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य होता है? तो किसी भी ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा ताल में आपको कई बार बता चुके हैं 8 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? तो कंठ संगीत के लिए। किसके लिए? तो कंठ संगीत के लिए अमीर खुसरो जो है ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलायत खां क्या बजाते थे? तो विलायत खां जो थे सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे विलायत खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्ना लाल घोष जो थे बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं गुरुदेव श्री टी एन पटनायक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कोमल स्वर का चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका कोमल स्वर का चिन्ह हो जाएगा और ये हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इनमें से त्रिभ स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो त्रिभ स्वर का जो चिन्ह है इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ये जो है त्रिभ स्वर का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है स्वरों के ऊपर बिंदु ओ का प्रयोग किसमें होता है? तो स्वरों के जो ऊपरी बिंदु का प्रयोग है ओ, इसका प्रयोग तार सप्तक में होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो शब्दों को क्या है? शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह। तो शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह जो है ये ओ टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से समताल का चिन्ह क्या होता है? तो समताल का भी चिन्ह ओ टाइप का ही होता है। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा क्या? तो 2023 तक के पूछे गए सभी प्रश्न, यानी कि अभी तक हम लोग पिछले 10 साल में पूछे गए सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। और लास्ट बचा हुआ है 2024 का क्वेश्चन, इसको करेंगे उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो 2024 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? तो 3 ताल की जो तीसरी ताली होती है ये 13वीं मात्रा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? तो 3 ताल की जो तीसरी ताली होती है ये 13वीं मात्रा पर पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो संगीत बाल प्रकाश। संगीत बाल प्रकाश जो है ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के द्वारा रचित पुस्तक है, जिसका की नाम है संगीत बाल प्रकाश। आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत जो बाल प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार है संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है राग खमाज की जाति क्या होती है? राग खमाज जो है किस जाति का राग है? तो औंडव शांडव जाति का राग है राग खमाज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं जो है वो भिन्न होती है? किस ताल में प्रत्येक जो किस ताल में आपको बताना है? 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल और धमाल ताल। इस चारों ताल में से किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राएं जो है भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है? तो धमार ताल में जो मात्राएं होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो ख्याल गायन के साथ 1 ताल प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सा म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का है? ये जो आप देख रहे हैं ये किस स्वर समूह का राग है? ये किस स्वर समूह का राग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी केदार। और कहीं कहीं पर आपको ये यमन भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बाउल संगीतिक शैली किस राज्य का है? तो बाउल संगीतिक शैली जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा बाउल संगीतिक शैली जो है किस राज्य का संगीत है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य का संगीत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित कितने अध्याय हैं? तो 28 टोटल 6 अध्याय हैं। समझ गए ना? 6 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित अध्याय 28 से लेकर के 33 तक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित कंठे महाराज किस तबला घराने से संबंधित है? तो पंडित कंठे महाराज जो है ये बनारस घराना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सायकालीन राग कौन है? यानी कि संध्या के समय में संध्या काल में कौन सा राग गाया जाता है? तो पुरिया धनाश्री राग जो है इसको संध्या के समय में गाया बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 ताल में आपको याद रखना है 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी जो है इसका वादी स्वर होता है म, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद करीम खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद करीम खां जो है किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पकड़ किसका छोटा समुदाय है? तो पकड़ जो होता है ये स्वर का छोटा समुदाय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कथकली ए भारतनाट्यम ये किसके नाम है? तो सबको पता है ये डांस का नाम होता है, यानी कि नृत्य का नाम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथकली और भारतनाट्यम जो है ये किसका नाम है? तो नृत्य का नाम है। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का ये डांस है? तो तमिलनाडु राज्य का डांस है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना है आपको, ख्याल के 2 ही प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित अनोखे लाल जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला वादन करते थे, तबला बजाते थे पंडित अनोखे लाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली की जाति क्या होती है? तो राग भूपाली जो है ये औंडव औंडव जाति का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी ताली होती है? तो 3 ताल जो है इसमें 3 ही ताली होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मलकौस किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग मलकौस जो होता है ये भैरवी ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भैरवी ठाट के अंतर्गत आता है राग मलकौस। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार की जाति क्या है? राग केदार जो है किस जाति का राग है? तो औंडव शांडव जाति का राग है राग केदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है ध्रुपद में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राग देश किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है ये खमास ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का वादी संवादी स्वर क्या होता है? तो राग केदार जो है इसका वादी संवादी स्वर होता है, वादी स्वर होता है म राग केदार का, और संवादी स्वर होता है सा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय में, सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में राग भैरव का गाने का समय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रातः काल का। राग केदार किस ठाट का राग है? तो राग केदार जो है ये कल्याण ठाट का राग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो है कोमल और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं? ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा जो है काफी राग में होता है कि ग और नी कोमल और बाकी शुद्ध स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का वादी स्वर क्या होता है? तो ग होता है राग बिहाग का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहरवा एवं रूपक ताल की मात्राओं का योग कितना होता है? तो कहरवा और रूपक ताल में मात्राओं का योग कितना होता है? तो कहरवा ताल में मात्राएं कितनी होती है? तो 8 होती है। रूपक ताल में मात्राएं कितनी होती है? तो 7 होती हैं। तो 8 और 7 मिलाकर के कितना होगा? तो 8 और 7 मिलाकर के 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहरवा और रूपक ताल दोनों को मिलाकर के मात्राओं का जो योग होता है वो क्या होता है? तो याद रखना 8 और 7 15 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में जो विभागों की संख्या वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांडव शांडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? सांडव शांडव जाति के रागों में 6 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है? तो लय जो है ये 3 ही प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग के गायन समय क्या है? यानी कि राग बिहाग को कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय में, रात्रि काल में, या फिर रात के समय में। आप कोई भी ऑप्शन में आपको कुछ भी रह सकता है। तो राग बिहाग के गाने का समय रात का, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लावनी लोक नृत्य जो है यह किस स्थान से संबंधित है? यानी कि किस राज्य से संबंधित है लावनी? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र में गाया बजाया जाता है, महाराष्ट्र का लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोकगीत नहीं लोक नृत्य है, लोक डांस है लावनी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक है? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये पंजाब घराने के तबला वादक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किस घराने के तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन? तो पंजाब घराने के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नाद कितनी प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तो याद ही रखना है। और नाद 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? तो आहत नाद और अनाहत नाद, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है, इनके गुरु का नाम था सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व पंडित भीमसेन जोशी के गुरु थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग खमाज का वादी संवादी क्या होता है? तो राग खमाज का वादी स्वर होता है ग और संवादी स्वर होता है नी। याद रखिएगा, वादी स्वर राग खमाज का तो ग और संवादी स्वर नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झप ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो याद रखना है, झप ताल में 3 तालियां होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग काफी का वादी स्वर क्या होता है? तो राग काफी जो है इसका वादी स्वर प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 126, 145, 67, जिसमें कि 0, 2 और 3 ये किस ताल की मात्रा एक ताल का चिन्ह है? ये किस ताल का चिन्ह है और मात्रा है? तो ये 3 ताल की मात्रा और चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम चतुर मलिक किस घराना से आते हैं? तो पंडित राम चतुर मलिक जो है ये दरभंगा घराना से आते हैं। मेरा भी जो घर है वो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और मेरे जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है यहीं से आते हैं पंडित राम चतुर मलिक। तो याद रखिएगा, मेरे घर से ही आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पे म्यूजिक का ये क्वेश्चन पढ़े थे PYQ, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो दरभंगा में ही है। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पंडित राम चतुर मलिक किस घराने से आते हैं? तो दरभंगा घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी मात्रा ताल में किस खाली पर है? अच्छा, तो चौथी मात्रा जो है किस खाली पर होता है? तो ये दादरा ताल में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथी मात्रा ताल जो है किस खाली में होता है, किस ताल में होता है? तो दादरा ताल में होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल जो है इसमें 14 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग मलकौश का संवादी स्वर क्या होता है? राग मलकौश का जो संवादी स्वर है वो सा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रागों की जाति और उपजाति मिलाकर के कुल संख्या कितनी होती है? तो रागों की जाति और उपजाति मिलाकर के कुल संख्या जो है वो 9 होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 9 यानी कि 9। अगला क्वेश्चन है, विकृत स्वर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो विकृत स्वर के जो 2 प्रकार हैं वो होते हैं कोमल एवं तीव्र। कोमल और तीव्र जो है विकृत स्वर के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राग यमन की जाति क्या होती है? तो संपूर्ण जाति का होता है राग यमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राग यमन की जाति क्या होती है? तो संपूर्ण जाति होती है। अगला क्वेश्चन है, ठाठ में कितने स्वर लगते हैं? तो याद रखना है, ठाठ जो होता है इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ठाठ में कई बार बता चुके हैं आपको, 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में कितने स्वर होते हैं? देवी बता चुके हैं 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय? तो दिन का तीसरा पहर राग भीम पलासी के गाने का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग बिहाग जो है इसका संवादी स्वर जो है वो क्या होता है? तो वो होता है नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी होता है राग बिहाग का संवादी स्वर। राग खमाज के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? तो राग खमाज के आरोह में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में खाली पर सम है? किस ताल में खाली पर सम होता है? तो एक ताल में खाली पर सम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिलावल का वादी संवादी क्या होता है? तो राग बिलावल का वादी स्वर होता है ध और संवादी स्वर होता है ग। याद रखिएगा, राग बिलावल का वादी स्वर तो ध और संवादी स्वर तो ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं, स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं और चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र है वह उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं, जैसे कि हमारा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी क्या है? उत्तर भारत के क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तानी संगीत को गाया बजाया जाता है। और कर्नाटकी संगीत का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब का जो है इस सब राज्यों में कर्नाटकी संगीत को गाया बजाया जाता है। और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसलिए हो जाएगा हिंदुस्तानी का क्षेत्र, हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का होता है? तो किस ताल में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है झप ताल में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, यहाँ पर संगत यानी संगीत होगा, तो संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को निषाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ठाट में सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है? किस ठाट में ना सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो बिलावल ठाट में सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और 400 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 4 ताली और 2 खाली होती है? किस ताल में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है एक ताल में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर तीन ताल भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राग प्रातःकालीन राग है? प्रातः काल में राग यमन को गाया बजाया जाता है, रात्रि के प्रथम पहर में राग यमन को गाने बजाने का समय है। सॉरी, प्रातःकालीन, ये आपको याद रखना है। कौन सा राग प्रातःकालीन है? तो राग जो यमन है ये तो रात्रि का हो गया ना, राग यहाँ पर प्रातःकालीन, तो भैरवी राग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। राग यमन का है रात्रि का समय, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है राग यमन के गाने बजाने का होता है, और प्रातःकालीन है ना तो ये भैरवी राग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मोहन वीणा, एक मोहन वीणा होता था जिसको कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो थे वो बजाते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? तो कई बार बता चुके हैं आपको, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितार किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सितार जो है किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है सितार। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है? तो एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो देख लीजिए 12 मात्राएं होती है, और झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 10 होती है। और दोनों में अंतर कितना का है? तो 2 का है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। एक ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है? तो 2 मात्राओं का। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे तानसेन के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां तक कंप्लीट होता है हमारा पिछला 11 सालों का क्वेश्चन। 2013 से 2024 तक पूछे गए जो भी प्रश्न थे आपके एग्जाम में, सभी प्रश्न यहां तक कंप्लीट हो चुका है, पिछले 11 सालों का प्रश्न। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि म्यूजिक के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रश्नों को करेंगे। और अभी तक जो भी बच्चे ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है तो आप लोग जरूर उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको अगर पढ़ लेंगे ना तो आपसे एग्जाम उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सभी उस पीडीएफ से ही देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जो सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब उस पीडीएफ में बता दिए। उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।